नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फ्री क्लासेस ऑफिशियल पर। तो आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार पर। ठीक है, तो आज हम 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, और इसका दूसरा जो टॉपिक था आपका आरक्षित वन और संरक्षित वन, और तीसरा टॉपिक है हाथी और टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो टोटल जो 15 टॉपिक हैं, जिसमें इसके जो पहले वीडियो बनाया है उसमें जो 15 टॉपिक हैं उसके ये 3 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार, दूसरा आरक्षित वन एवं संरक्षित वन, और तीसरा है हाथी और टाइगर रिजर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, इसको जानने के पहले आपको पता होना चाहिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो देखिए, जो ये आपका अधिनियम आया 1972 में, तो ये 1972 में क्यों आ गया अधिनियम? ऐसे थोड़ी आ गया, मन किया और आ गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हुआ क्या कि जो स्वीडन देश है, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ पर 5 जून 1972 को एक सम्मेलन होता है। ठीक है, और उस सम्मेलन का नाम होता है मानव पर्यावरण सम्मेलन। क्या नाम होता है? मानव पर्यावरण सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, इसीलिए क्योंकि स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को ये सम्मेलन हुआ था, इसीलिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हमारा 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यही कारण है पर्यावरण दिवस मनाया जाने का। तो इधर ये सम्मेलन होता है 1972 में, और भारत में तुरंत, ठीक है, उसी साल क्या कर दिया जाता है कि ये आपका अधिनियम लेकर के आ जाया जाता है, जिसका नाम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, तो थोड़ा सा इस अधिनियम के बारे में भी हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो एक सेकेंड, इस अधिनियम के बारे में बता देता हूँ आपको। तो इस अधिनियम में क्या दिया गया है, एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो ये वन है और आपका ये वन्य जीव, इसमें 2 चीज़ हैं, वन एवं वन्य जीव की बात की गई है। ठीक, तो वन और वन्य जीव ये दोनों पहले राज्य सूची में आते थे। किस सूची में आते थे? राज्य की सूची में आते थे। लेकिन जो 42वां आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, वहाँ से ये पहुँच जाते हैं आपके समवर्ती सूची में। किस में पहुँच जाते हैं? समवर्ती सूची में ये पहुँच जाते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य यही था इस अधिनियम का कि किस तरीके से हम वनों की रक्षा करें, ताकि उसमें जो रहने वाले वन्य जीव हैं उनकी भी रक्षा हो जाए। ठीक है, और इसमें से थोड़ी सी बात आप 2-3 पॉइंट और याद रखिएगा। और वो पॉइंट क्या हैं? पॉइंट आप ये याद रखिए कि इसमें कुछ संशोधन होते रहे। संशोधन क्या होते रहे? 2002 में भी इसमें संशोधन हुआ। ठीक है, और दूसरा संशोधन इसमें 2006 में भी हुआ है। किसमें? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब 2002 में जो संशोधन हुआ, तो इसमें क्या कर दिया गया कि सज़ा को थोड़ा सा और सख्त कर दिया गया। ठीक है, एक सूची बनाई गई इस अधिनियम में। 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, इसमें एक सूची बना दी गई, और इस सूची में उन वन्य जीवों को शामिल किया गया जैसे जिनका शिकार न किया जा सके। ठीक है, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इस सूची की जो 6वीं सूची थी, इस सूची की जो 6वीं सूची थी, जो 6वीं सूची है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, उसमें पौधों को भी शामिल किया गया यहाँ तक। ठीक है, कुछ पौधों को भी शामिल कर दिया गया। तो और इसमें जो संशोधन होता है 2002 में और 2006 में। जब 2002 में संशोधन होता है, तो उस समय इसमें सामुदायिक रिजर्व बनाने की बात कही जाती है। ये एक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और जब 2006 में संशोधन हो जाता है,
तब उसमें अपराध नियंत्रण ब्यूरो बनाया जाता है। क्या? अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से पहला संशोधन 2002, दूसरा संशोधन 2006। जब 2006 में संशोधन किया गया तो अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई, और जब 2002 में किया गया था तो सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, और अनुसूची जो 6 है मैंने बता दिया, जो 6वीं अनुसूची है उसमें पौधों को शामिल किया गया है। ठीक है, और जिनका शिकार ना किया जाए, जो ज़्यादा जिनको संरक्षित किया गया, वो अनुसूची 1 और 2 में है। ठीक है, तो आपको 6 अनुसूचियां हैं, टोटल 6 कैटेगरी बनाई गई हैं। तो इसमें मैंने पहली बता दिया, दूसरी और 6वीं बता दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले पर कि अगला क्या है। हमने जो अगला लिखा हुआ था, एक सेकेंड, अगला आपका हमने बताया था ये है, ये आपका है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब इसके बारे में भी जानना पड़ेगा, हमारा टॉपिक वही है लेकिन इनको जानना ज़रूरी है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अच्छा, ये अधिनियम क्यों लेकर के आया गया ये भी पता होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि तुरंत ऐसे ही आ जाता है, एक बैकग्राउंड होता है। तो आप लोगों को याद होगा भोपाल गैस त्रासदी। क्या याद होगा? भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दिसंबर 1984 में। ठीक है, तो ये माना जाता है कि इस अधिनियम को लाने के पीछे कहीं ना कहीं ये घटना भी जिम्मेदार थी। और कंपनी जो थी, जिस कंपनी में ये घटना हुई थी भोपाल गैस वाली, तो उसका नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था उस कंपनी का? यूनियन कार्बाइड। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट में करके ये बताना है कि ये गैस कौन सी थी जिसका रिसाव हुआ था, कौन सी गैस थी जिसका रिसाव हुआ था। तो ये घटना भी इस मानी जाती है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 लाया गया, इसके पीछे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 3(1) है, धारा 3(1), ठीक है, केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए, किसके लिए? पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, ठीक है, और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, इन 2 कामों के लिए क्या कर सकती है? कोई भी आवश्यक कदम उठा सकती है और उसको लागू कर सकती है। कहने का मतलब है कोई नियम कानून बना सकती है और उसको लागू कर सकती है। ठीक है, प्रदूषण का मानक क्या होगा वो भी केंद्र सरकार तय कर सकती है। धारा 3(1) अधिनियम कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये सिविल कोर्ट जो हमारा होता है उसके अधिकार से ये बाहर रहता है, कोई भी मामला होता है। ठीक है, और नागरिक 60 दिन की पूर्व नोटिस दे करके, नागरिक क्या कर सकते हैं? 60 दिन की पूर्व नोटिस दे करके पर्यावरण संबंधी मामले उस संबंधित संस्था में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसमें ये भी याद रखिएगा, जो ये आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसके अंतर्गत जल, वायु और भूमि, जहाँ जहाँ प्रदूषण होगा सब शामिल होता था। जल, वायु और भूमि, ठीक है, ये सब सम्मिलित है इसी के अंतर्गत। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो
तो दो चीज़ें हमने जान ली। हम पढ़ने जा रहे थे राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, लेकिन उसके पहले हमने दो चीज़ें जानी। एक जाना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और इसके पहले जाना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। और तीसरा एक और आप जान लीजिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में। तो ये क्या है राष्ट्रीय वन नीति 1988, ये क्यों लाई गई? तो ये जान रखिए कि सबसे पहले 1894 में अंग्रेज़ों ने वन नीति लाई थी। कौन लेकर के आए थे? अंग्रेज लेकर के आए थे 1894 में, 1894 में। फिर जैसे ही देश आज़ाद होता है तो 1950 में हमारे यहाँ केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कर दी जाती है। यानी कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ और कुछ ही समय के बाद तुरंत केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कर दी गई। और 1952 में, तुरंत देरी नहीं की गई, और 1952 में संशोधित वन नीति लेकर के आ गए, ठीक है। संशोधित वन नीति भारत में आ गई। तो भारत की वन नीति कौन सी है? 1952 संशोधित वन नीति है। लेकिन अंग्रेज कब लेकर के आए थे? 1894 में, ठीक है। इसके अंतर्गत एक बात कही गई, वो याद रखिएगा आप। बात ये थी कि जो पृथ्वी का टोटल हिस्सा है उसमें ये बताया गया कि उसके 1/3 पर क्या होने चाहिए, यानी कि 33.33% पर वन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया गया, जिसमें बता दिया गया कि ऐसा है, मैदानी भागों में अगर 20% वन है तब अच्छी बात है, और पहाड़ों पर अगर 60% वन है तो ठीक है, और इतना होना ही चाहिए, और इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। तो ये बात कही गई थी आपकी वन नीति में, जो 1952 में लेकर के आई गई, संशोधित वन नीति, ठीक है। और इसके बाद हमारे यहाँ जो वन नीति चलती है वो कौन सी है? राष्ट्रीय वन नीति 1988, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वन रक्षक में। अगला देख लेते हैं, ये आपका दिया हुआ है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी, यानी वो जाति जो कि परंपरागत रूप से वन में निवास करती है, ठीक है। तो और उसके अधिकारों को मान्यता दी गई 2006 में। उसके लिए एक अधिनियम लेकर के आया गया। नाम क्या था? नाम थोड़ा लंबा है, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी। और इसी के अन्य नाम क्या हैं? इसी के जो अन्य नाम हैं, किस नाम से जाना जाता है? वन अधिकार अधिनियम। इसी को, यही है 2006 वाला, यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसी को कहा जाता है आदिवासी अधिकार अधिनियम, ट्राइबल राइट्स एक्ट। और इसी को कहा जाता है आदिवासी भूमि अधिनियम, ट्राइबल लैंड एक्ट, ठीक है। तो ये इसी के नाम हैं। तो इसमें क्या है कि जो जंगलों में परंपरागत रूप से रह रहे थे उनको क्या कर दिया गया? अधिकार दे दिया गया, उनके अधिकारों की बात की गई, ठीक है, ताकि कोई भी जो वहाँ पे रह रहे हैं उनसे क्या हो, सरकार से कोई भी विवाद ना होने पाए। और ये काम कब किया गया? 2006 में किया गया। इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं कि इसको क्या है कि इसके पहले क्या होता था। जैसे मान लीजिए वन जनजाति क्या है, वो तो जंगलों में ही रहती है, और कुछ लोग परंपरागत रूप से वन में निवास करते हैं। तो इनका इसके पहले प्रशासन कैसे होता था जब ये अधिनियम नहीं आया था? तो इनका प्रशासन होता था आपका भारतीय वन अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारतीय वन अधिनियम 1927 से। किससे होता था? 1927 से होता था इनका प्रशासन। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो हमारे यहाँ था, 1972 का जो एक्ट था वन्यजीव संरक्षण वाला,
उसके तहत इन लोगों का क्या किया जाता था, प्रशासन किया जाता था। लेकिन जब ये आ गया आपका तो ये इसी एक्ट के द्वारा होने लगा प्रशासन, ठीक है। वन अधिकार अधिनियम 2006 लेकर के आया गया। इसमें यह था कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को वहाँ के जंगलों से वो इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे बांस हो, शहद हो, गोंद हो, तेंदुपत्ता, मोम, इस तरीके की चीज़ें वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से ला सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, ठीक है। और इसी में क्या हो गया कि चाहे जो हो, चाहे वो संरक्षित वन हो, चाहे अभयारण्य हो, चाहे वन्य जीव हो या राष्ट्रीय उद्यान हो, और इनको जो बात की गई कि कितना एरिया दिया जाएगा, तो वो था न्यूनतम 4 हेक्टेयर, न्यूनतम 4 हेक्टेयर देने की बात की गई थी। न्यूनतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र जो कि 10 एकड़ के बराबर होगा, इतना एरिया देने की बात की गई थी। और परंपरागत रूप से जो ये बात करेंगे कि कौन परंपरागत वनवासी है, तो इसके लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स किया था कि अगर 2005 तक, ठीक है, 3 पीढ़ियां यहाँ लगातार रह रही हैं तो उनको मान लिया जाएगा कि वह परंपरागत वनवासी हैं। न्यूनतम जो एरिया दिया गया वह 4 हेक्टेयर यानी कि 10 एकड़ भूमि दी गई। और चाहे वह संरक्षित वन, आरक्षित वन, वन्यजीव अभयारण्य कुछ भी हो, उसका स्वामित्व उन्हें प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चीज़ों का वो संग्रहण कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। ये इतनी चीज़ें वहाँ पर दे दी गई वनवासियों को, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके अगला अब आ गए हम मेन चीज़ पे, राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इस नाम से हमारा टॉपिक दिया गया है पहला, ठीक है, इस टॉपिक से। तो चलिए इसको देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बता देना बड़ी बात नहीं है, वो तो हम प्रोवाइड करा देंगे लास्ट में लिस्ट आपको, और आप याद भी कर लेंगे। लेकिन कुछ फैक्ट आपको समझने चाहिए, जो समझने वाली चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग, वो समझिए। जो कि राष्ट्रीय जो उद्यान है, तो जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 था, कौन सा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसी अधिनियम के तहत राज्यों को यह अधिकार दिया गया, ध्यान रखिएगा, किसको अधिकार है, राज्यों को यह अधिकार है कि वह किसी भी जैव विविधता वाले क्षेत्र को, कौन से, जैव विविधता वाले क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि ये अधिकार किसका है, राज्यों का। और किस अधिनियम के तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो ये राज्यों का अधिकार है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली, जो इसका जो संबंध है किससे है, राष्ट्रीय उद्यान का जो संबंध है वह आपका संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली से है, संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली से है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत ये काफ़ी जो है राष्ट्रीय उद्यान बड़ा एरिया हो गया, क्योंकि इसमें सब कुछ सम्मिलित हो गया। और ये जान लीजिएगा कि जो राष्ट्रीय उद्यान जब घोषित हो जाता है तो ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मानवीय गतिविधियाँ नहीं हो सकती, नंबर 1, इसमें मानवीय गतिविधियाँ नहीं होंगी, कोई भी गतिविधि इसमें नहीं हो सकती, ठीक है। शिकार पर प्रतिबंध रहेगा, शिकार पर पूर्णतया क्या रहेगा, प्रतिबंध रहेगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जीव जंतु के आवासों को अतिक्रमण नहीं कर सकते, पशुचारण पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी, पशुचारण पर क्या रहेगी, रोक रहेगी, ठीक है। और कहने का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रीय उद्यान पर पूर्ण रूप से, कैसा, पूर्ण रूप से
राज्य सरकार का स्वामित्व होगा। किसका स्वामित्व होगा? राज्य सरकार का स्वामित्व होगा। ठीक है, राज्य सरकार का स्वामित्व होगा पूर्ण रूप से। और राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमाएं होंगी वह भी कानून के द्वारा निर्धारित होंगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो इसका उद्देश्य है, इस जो राष्ट्रीय उद्यान का जो उद्देश्य है वह है कि प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व की जो आपकी प्राकृतिक प्लस ऐतिहासिक, ठीक है, महत्व की वस्तुओं की रक्षा करना। ठीक है, वस्तुओं की रक्षा करना। ठीक है, और इसी के अंतर्गत अगर मान लीजिए कि राज्य सरकार चाहती है कि किसी क्षेत्र को वो घोषित करे राष्ट्रीय उद्यान, तो उसे वन्य जीव बोर्ड किसकी अनुमति लेनी होगी? वन्य जीव बोर्ड की अनुमति लेनी होगी आपकी। वन्य जीव बोर्ड बिना वन्य जीव बोर्ड की अनुमति के तो नहीं घोषित कर सकती। ठीक है, वन्य जीव बोर्ड इसकी अनुमति चाहिए, तभी वो क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, और इस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य सरकार कभी भी हैंडओवर कर सकती है केंद्र सरकार को। ठीक है, कभी भी केंद्र सरकार को वो दे सकती है। और राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, और इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो हमने देख लिया। और अभी तक मान के चलिए भारत में लगभग 106 कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और अगर बात की जाए IUCN की, ठीक है, तो IUCN ने इसको संरक्षित क्षेत्रों की जो इसकी सेकेंड श्रेणी है राष्ट्रीय उद्यानों को, उसमें शामिल किया हुआ है। ठीक है, अब देखो भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनकी लिस्ट तो हम लास्ट में प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आपको इतना याद रखना है, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, सुन लीजिए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्यों को ये अधिकार है कि वह किसी भी जैव विविधता वाले किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का संबंध संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली से होता है। आम व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होता है इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। मानवीय गतिविधियां नहीं हो सकती हैं। हथियार ले जाने पर प्रतिबंध रहता है। शिकार पर प्रतिबंध रहता है। पेड़ पौधों को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जीव जंतुओं के आवासों का आप अतिक्रमण नहीं कर सकते। पशुओं को नहीं चरा सकते। और राज्य सरकार जब चाहे वह इसे केंद्र सरकार को सौंप सकती है। ठीक है, वन्य जीव बोर्ड की अनुमति के बाद ही राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है। और जो आपका इसकी सीमाएं होती हैं वह भी कानून के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। 106 राष्ट्रीय उद्यान अभी तक भारत में हैं लगभग। और IUCN की सेकेंड लिस्ट में इसे संरक्षित क्षेत्रों की द्वितीय श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये हो गए आपके राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो हमारे जो एग्ज़ाम में दिया हुआ है सिलेबस में, वो तो पश्चिम बिहार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पश्चिम बिहार। अच्छा, जो पश्चिम बिहार है इसे बोलते हैं बर्ड सेंचुरी। लेकिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होगा? इसमें पशु भी आ जाएंगे, इसमें पक्षी भी आ जाएंगे, इसमें छोटे जीव भी आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें जलीय जीव भी आ जाएंगे। ठीक है, ये चारों शामिल हो जाएंगे। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में स्पेसिफिक क्या दिया हुआ है? पश्चिम बिहार दिया हुआ है। जानकारी हम इसके बारे में ले लेंगे। फिर जो लिस्ट होगी राष्ट्रीय उद्यान या पश्चिम बिहार, वो हम बाद में भी MCQ जब करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, चैप्टर पढ़ेंगे और इसके MCQ भी करेंगे, तो इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, एक सेकेंड। ये आपका तो ये आपका हो गया। अब पढ़ते हैं वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। देखिए
जो ये आपका ये वन्य जीव अभयारण्य है, ये भी जो हमारा अधिनियम आया था 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसी के तहत ये भी राज्य सरकारों का अधिकार है। किसका? राज्य सरकार। ठीक है, किसी को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का अधिकार किसका है? राज्य सरकारों का है। और किस एक्ट के तहत है? तो 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, मैंने बताया, इसीलिए मैंने इसको पहले बताया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, उसी के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी जैव विविधता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर सकते हैं। तो अंतर क्या हुआ राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में? अंतर आप समझ लीजिए। बस ये मान के चलिए कि वहाँ पर बिल्कुल मानवीय गतिविधियाँ नहीं हो सकती थी, लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंध जो होते हैं वो कम होते हैं। बस इतना याद रखिए कि इसमें जो कुछ प्रतिबंध होते हैं वो क्या है? वो कम होते हैं। कुछ सीमाओं तक आप इसमें भ्रमण कर सकते हैं, कुछ क्षेत्रों में आप बिना अनुमति के आप घूम सकते हैं। ठीक है, और कुछ सीमा तक गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां इसमें हो सकती है, जैसे लकड़ी काट सकते हैं, पशुओं को चरा भी सकते हैं, लेकिन कुछ सीमा तक ही ऐसा होता है। अच्छा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो आपका 1991 में आया था, उसमें इसमें क्या कर दिया गया? उसमें इसमें ये हुआ जो मैंने अभी लिखा था, पशु, पक्षी और छोटे जीव और जलीय। ठीक है, तो जो जलीय वाला है, तो यह 1991 में आपका वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम आया था, और उसमें ये कहा गया कि स्थलीय भाग, ठीक है, स्थलीय भाग और जलीय भाग, राज्य सरकार अगर उसको महत्वपूर्ण समझे तो उसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्य अभयारण्य घोषित कर सकती है। ठीक, 1991 के द्वारा उसमें जलीय भी शामिल कर लिया गया। और संपूर्ण स्वामित्व किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। और इस समय भारत में लगभग 540 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिएगा कि जो अभयारण्य होते हैं, जो आपके अभयारण्य होते हैं, इनको तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है बाद में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि कोई एक राष्ट्रीय उद्यान है फिर उसे बाद में अभयारण्य बना दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अभयारण्य तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य नहीं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं क्या है। तो ये पहला टॉपिक हमारा मान के चलिए अब समाप्त हो गया, और सबसे आसान टॉपिक माने जाते हैं ये। तो चलिए ठीक है, मैं आज अपना लेक्चर यहीं पर रोकता हूँ। आपको 1 नवंबर से पहले अगर इस वीडियो का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ये मान के चलिए कि 1 नवंबर से तक हम सिलेबस जो 50 मार्क्स वाला है इसे कंप्लीट कर देंगे, और विथ MCQ भी लगवा देंगे। विथ MCQ मैं ज़्यादा लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मान के चलिए 10 लोग हो जाएं जो पढ़ने वाले हों और इस वीडियो को देखें और शेयर कर दें। ठीक है, लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, और हमारे वीडियो को आप प्रमोट करिएगा ज़रूर, लोगों को, दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू।